नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्टेप्स के एक और इम्पॉर्टेंट रैपिड रिकॉल वीडियो में। आज हम रिवाइज करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो सिलेबस में तो बहुत छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर हिंदी में बोले तो मौलिक कर्तव्य। आपको पता ही होगा कि एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम लोग रैपिड रिकॉल राउंड में इस फंडामेंटल ड्यूटीज को ही खत्म करेंगे। और हम लोग रैपिड रिकॉल राउंड में क्या क्या कवर करेंगे, तो हम लोग इस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी के ओरिजिन को कवर करेंगे। ओरिजिन के साथ साथ आर्टिकल 51 ए को हम लोग कवर करेंगे। आर्टिकल 51 ए के अंदर आने वाले 11 क्लॉजेस को हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट कमिटीज, इन दोनों पर भी हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए चलेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ निमोनिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग इस चीज को रिवाइज कर सकेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। लाइक जरूर करिएगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, और अगर आपको ये पर्टिकुलर सेशन अच्छा लगे तो। चलिए, तो अगर हम लोग सेक्शन 1 में बात करें तो सेक्शन 1 में बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बैकग्राउंड और ओरिजिन के बारे में। बैकग्राउंड एंड ओरिजिन के बारे में हम लोग बेसिकली सेक्शन 1 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आए कहाँ से। ठीक है, तो 1950 में जब संविधान को लागू किया गया, तो हमारे संविधान में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र ही नहीं था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन 1975 में इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट को ये लगा कि सिटीजन के पास सिर्फ राइट्स नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ उस सिटीजन की कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। इसलिए 1976 में एक कमिटी बनाई जाती है जिसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी। और इसी के रिकमेंडेशन के बाद हम लोगों के संविधान में सिटीजन्स के लिए कुछ कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया। इन्हीं रिकमेंडेशन के ऊपर बेस है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपका 1976 में हुआ। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट भी जोड़ दिया गया। तो कौन सा नया पार्ट जोड़ दिया गया? बेसिकली पार्ट 4A जोड़ दिया गया। पार्ट 4A जोड़ दिया गया। अब पार्ट 4A के अंदर क्या जोड़ दिया गया? तो एक नया आर्टिकल और जोड़ दिया गया जिसको हम लोग 51A के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटी हुआ करती थी। लेकिन 86th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। बेसिकली एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया गया। और ये 82nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब? ये बेसिकली आपका 2002 में हुआ। ठीक है, 2002 में हुआ। अब अगर हम लोग अपने सेक्शन 2 की तरफ बढ़ें और ये देखें कि बेसिकली इन फंडामेंटल ड्यूटीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो सिटीजन के अंदर डिसिप्लिन, देशभक्ति और संवेदनशीलता को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया, ताकि हर नागरिक अपने राइट्स के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझे और देश की एकता और अखंडता को मजबूती से बनाए रखे। ये ड्यूटीज जो है वो एक मॉरल कोड के रूप में काम करती हैं, जिनका मेन पर्पस है एक सिटीजन को आइडियल सिटीजन बनाना। आइडियल सिटीजन बनाना इन पर्टिकुलर ड्यूटीज का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब अगर हम लोग अपने सेक्शन 3 की तरफ बढ़े, तो सेक्शन 3 में हम लोग आज पढ़ेंगे 51A को, आर्टिकल 51A को। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज।
ठीक है, 51A को डिटेल में समझें तो ये कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया टू, और उसके बाद ये हमारी 11 ड्यूटीज को बताता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग अपनी 11 ड्यूटीज की बात करें तो वो 11 ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? तो वो 11 ड्यूटीज हैं: टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना। ठीक है, सम्मान करना। अगर हिंदी के स्टूडेंट्स को हम लोग बताएं तो टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। उसके बाद टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्स आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आजादी की लड़ाई के ऊंचे आदर्शों का का पालन करना, ये हमारा दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और ऑफ इंडिया। तो भारत की सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब देश की रक्षा करना और जब जरूरत हो तो सेवा देना। ठीक है, ये हमारा चौथा फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके बाद टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसका मतलब है देशवासियों के बीच में भाईचारा और समरसता का भाव बना के रखना। फिर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, मतलब भारत की संस्कृति और विरासत को संभालना, ये भी हमारी एक ड्यूटी में ही काउंट किया जाता है। फिर हम लोग अगर अपनी नेक्स्ट ड्यूटी की तरफ बढ़े तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। बेसिकली वृक्ष, नदी, जीव जंतु जैसी प्राकृतिक वातावरण का रक्षण करना, ये भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद टू डेवलप द टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और रिफॉर्म के भाव को बढ़ावा देना, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर अगर हम लोग नाइन्थ की तरफ चले तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अर्जेंट वायलेंस, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षा देना, सुरक्षण देना और उसके साथ साथ हिंसा से दूर रहना। फिर 10वीं, जो कि हमारी सरदार सरवण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rise to higher level of endeavors, हर क्षेत्र में एक्सीलेंस के लिए प्रयास करना, ये हमारे 10 है जो पहले जोड़े गए। मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10 ड्यूटीज जोड़ी गई, वो ये 10 हो गई। अब 86th अमेंडमेंट एक्ट से जो एक और ड्यूटी, मतलब 11th ड्यूटी जो जोड़ी गई, वो बेसिकली थी कि 6 से 14, 66 टू 14 ईयर्स ऑफ एज वाले जो चाइल्ड हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये एक गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या है? एक गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना, ये लास्ट ड्यूटी है और जो कि पेरेंट्स और गार्जियन के लिए बनाई गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसका इन्फोर्समेंट, हमारा जो सेक्शन 4 होने वाला है वो बेसिकली इन्फोर्सेबिलिटी एंड लीगल स्टेटस को बताएगा। इन्फोर्सेबिलिटी एंड लीगल स्टेटस को बताएगा, लीगल स्टेटस को बताएगा। ये हमारा है सेक्शन 4।
ठीक है, ये हमारा है सेक्शन 4। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ये ड्यूटीज इन्फोर्सेबल है? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये बेसिकली नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, इसका मतलब है कोर्ट में जाके किसी सिटीजन को पनिश नहीं किया जा सकता अगर वो इन्हें ना माने, लेकिन पार्लियामेंट कानून बना सकती है इन ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें कि कैसा कानून बना सकती है, तो एक कानून है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, ऑनर एक्ट ऑफ 1971। ये एक एग्जाम्पल है हमारे सेक्शन 4 में, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर ये एक्ट फ्लैग और एंथम के बे की बदनामी करने पर पनिशमेंट देता है, यानी इनडायरेक्टली ड्यूटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है। ठीक है, अब अगर हम लोग एक न्यूमोनिक, जो कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि मैं आप लोगों को एक न्यूमोनिक बता दूंगा इस पर्टिकुलर ड्यूटीज को याद रखने का, तो एग्जाम में याद रखने के लिए कुछ आसान चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो वो है रिच environment has good scientific people defending education, डिफेंडिंग एजुकेशन। तो आर से अगर हम लोग देखें, तो आर से आता है हमारा रिस्पेक्ट। और किस चीज की रिस्पेक्ट? हम लोगों ने देखा था रिस्पेक्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड दी एंथम। ठीक है, इसके बाद आई, आई की अगर हम लोग बात करें, तो फॉलो द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। फिर अगर हम लोग सी की बात करें, तो सी कहता है हमारा कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर। ठीक है, फिर अगर हम लोग एच की बात करें, तो एच हार्मनी और ब्रदरहुड को दिखाता है, हार्मनी एंड ब्रदरहुड को दिखाता है, हार्मनी एंड ब्रदरहुड को दिखाता है। फिर ई जो है ये हमारे इन्वायरमेंट को दिखाता है, ई से क्या? ई से इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर एच से आ जाती है हमारी हेरिटेज, एच से हेरिटेज। ए से क्या आ जाता है? ए से आ जाता है हमारा एब्ज्योर वायलेंस, एब्ज्योर वायलेंस। एस से आ जाता है साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, जी से आ जाता है गार्ड, गार्ड आर नेशन, गार्ड और डिफेंड आर पब्लिक प्रॉपर्टी। फिर आपका पी से आ जाता है पेट्रोट, पेट्रियोटिज्म। ठीक है, पी से आ जाता है पेट्रियोटिज्म। डी से आ जाता है डिफेंस या फिर ड्यूटी टू एजुकेट, टू एडुकेट, ड्यूटी टू एजुकेट। एक बार याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। उसके बाद अगर हम लोग कुछ कमिटीज या फिर सुप्रीम कोर्ट केसेस की बात करें, तो इसमें से कुछ याद रखनी है, जैसे कि ईश्वरन सिंह कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया 1976 में, जिसने रिकमेंड की थी ड्यूटीज को। और 1999 में एक कमेटी बनी, वर्मा कमेटी, वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी ने बेसिकली क्या किया, इसने सज दिस पर्टिकुलर कमिटी सजेस्टेड द मेजर्स फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। उसके साथ साथ एक जजमेंट आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, जो 2001 का जजमेंट है, एम्स के स्टूडेंट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके बीच में ये पर्टिकुलर
जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये पर्टिकुलर जजमेंट आप लोगों को पता रहना चाहिए कि यानी कि एक बैलेंस संविधान तभी बनेगा जब हम दोनों को इक्वली लेके चलेंगे। ये चीज आपके सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब इसी के साथ आज का जो फंडामेंटल ड्यूटीज का रैपिड रिकॉल वीडियो है, ये आप लोगों को कैसा लगा, ये चीज आप मुझको बताइएगा। आपने देखा कि कैसे छोटी सी टॉपिक एग्जाम में 2-3 नंबर दिलवा सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपको कौन सी ड्यूटीज याद रखने में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। और अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, मैं स्टडी स्टेप्स की तरफ से आपसे विदा लेता हूं और जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को इसी टाइम 11 बजे मिलेंगे सम डिफरेंट रैपिड राउंड के साथ। थैंक यू।